नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उस ग्रुप के एडमिन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विगत दिनों महानगर क्षेत्र में सांप्रदायिक विशेष की धार्मिक भावनाओं के प्रति आपत्तिजनक, अश्लील एवं अपशब्दों का प्रयोग करने एवं फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक दूसरे धर्म, संप्रदाय व व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के संबंध में कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार के शरारती तत्वों के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि फेसबुक वेबसाइट पर बने ग्रुप मुरादाबाद रॉक्स का मुख्य संचालक मोहम्मद अमन सिद्दीकी पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी मोहल्ला अंसारियान, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद है। अमन सिद्दीकी उपरोक्त के विषय में पूछताछ में पाया गया कि उसने एसएसए इंटर कॉलेज रुस्तम नगर सहसपुर बिलारी से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी दिल्ली रोड मुरादाबाद में कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है। मोहम्मद अमन सिद्दीकी ने यह भी बताया कि उसके द्वारा उपरोक्त ग्रुप मुरादाबाद रॉक्स वर्ष 2012 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य टीएमयू में अपने साथियों को एक साथ जोड़ना था। मोहम्मद अमन ने यह भी बताया कि इस ग्रुप से जुड़ने के लिए उसके पास जिन व्यक्तियों की रिक्वेस्ट ऑनलाइन आती थी उनको वह बिना देखे ही उक्त ग्रुप में जोड़ दिया करता था। इस प्रकार उस ग्रुप में लगभग 19,000 की मेंबरशिप हो गई। फेसबुक द्वारा सेटिंग में पोस्ट का अप्रूव करने की सुविधा भी दी गई है, लेकिन मोहम्मद अमन सिद्दीकी द्वारा सभी मेंबर को सीधे पोस्ट करने की अनुमति दिए जाने के कारण ग्रुप में कुछ व्यक्तियों द्वारा अश्लील, धार्मिक रूप से आपत्तिजनक फोटो व अश्लील शब्द, गाली गलौच, एक दूसरे के धर्म व संप्रदाय के विरुद्ध वैमनस्यता फैलाने वाले कमेंट्स डाले गए, किंतु मोहम्मद अमन सिद्दीकी द्वारा ना तो उन्हें रोका गया, ना ही डिलीट किया गया और ना ही इस ओर ध्यान दिया गया। जबकि मुरादाबाद रॉक्स का मुख्य एडमिन होने के नाते इसका मुख्य दायित्व था कि संज्ञान में आने पर इनको तत्काल डिलीट करता। तो 3-4 फेक आईडी क्यों बनाई आपने? सर वो मेरी ही है सर, वो चलाता नहीं था। क्यों बनाई थी? क्या मकसद क्या था उनका बनाने का? फर्जी तीन आईडी सर, एक काफी पहले थी, फिर वो बंद कर दी कुछ दिन चलाना, फिर दूसरी बनाई थी। इस टाइप से पूरा टाइम। क्या मकसद रहता था आपका फेसबुक पे इस तरह की ग्रुप बनाने का? कुछ नहीं सर, फ्रेंड्स के लिए बनाया गया था। लेकिन जब आपको लगा कि 19,000 मेंबर हैं, 19,000 फ्रेंड काफी ज्यादा नहीं है? नहीं सर, वो खुद ऐड हो गए सर। तो आपने ओपन क्यों कर दिया सबके लिए? सर वो मुझे पता नहीं था कि ओपन ऐसे हो जाता है, तो उसमें एक सिक्योरिटी फीचर होता है ना, जब तक आप परमिट नहीं होगा। मैंने किया नहीं सर, देखा नहीं। ये आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है? ऐसा सवाल जवाब दे रहा है जो हम यहाँ नहीं बता सकते सर। देखा नहीं क्योंकि मैं मोबाइल से चलाता हूँ, लैपटॉप से नहीं चलाता। अच्छा, आपको जानकारी थी उसमें सिक्योरिटी फीचर होता है, आप इसको ऐड करोगे खुद की परमिशन? सर मोबाइल में इस टाइप के फीचर नहीं शो होते। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा आपको? ये सवाल ये बताइए आपने क्या ये कंप्यूटर, ये आपको भी पता था ये कंप्यूटर से? हाँ, डिप्लोमा किया कंप्यूटर से। कहाँ से किया? क्या आपको अफसोस है इस तरह से फेसबुक का दुरुपयोग करने के लिए जितना कुछ हालात बिगड़े? यस। आपको अफसोस है, आपको इस तरह का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, फर्जी नाम से भी आइडिया बनी है। एक बार उनके लिए बता दीजिए, अब आप यहाँ पे हैं, उनके लिए बता दीजिए कि क्या करेंगे उनके। वो आपको देख रहे हैं इस समय, मान लीजिए सुन रहे हैं आपको, उनको क्या कहोगे आप? मैं पहले भी यही करता था सर, रिमूव भी करता रहता था, लेकिन सर मैंने एक हफ्ते से चलाया नहीं, इस वजह से ही हो गया। आज हमने जो मुरादाबाद रॉक्स फेसबुक पे आईडी थी, इसका जो मेन ग्रुप एडमिन था अमन सिद्दीकी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है। इसके आईडी से बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक, धार्मिक, अश्लील और कई आपत्तिजनक और चीज़ें अपलोड की गई
जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसने अपना जुल्म एक बार किया है और ये 2012 में इसने इस आईडी को बनाया था। धीरे धीरे इसमें जुड़ते हुए लगभग 19,000 लोग हो गए हैं। इसने एज ए ग्रुप एडमिन जो इसकी ड्यूटी थी, जो इसको चेक करना चाहिए था, जो इसको देखना चाहिए था, इसने नहीं देखा और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसको हम लोग IT एक्ट के तहत गिरफ्तार किए। सर प्रोफाइल क्या है इसका, ये क्या करता था और कहाँ इसको ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है और इसमें नोएडा में एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है। और सर जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको फेसबुक पे और उसके नाम से आइडिया बनाएगी। पुलिस पूछताछ में क्या मालूम हुआ कि किस उद्देश्य के तहत फर्जी नाम से आइडिया बनाएगी? इसने बताया कि हमने ये जो मुरादाबाद रॉक करके जो आईडी बनाई थी, ये हमने 2012 में बनाई थी और साथ ही साथ 2 और आईडी बनाई इसने। उसका उद्देश्य तो सिर्फ मैं बता रहा, हमने यूँ ही मस्ती में बना दिया था, जिस पर कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो डाली गई। अब ये इसकी लापरवाही भी हो सकती है, अज्ञानता भी हो सकती है, या मस्ती के जोश में कहिए जो गलती हो गई वो गलती आप मानिए, लेकिन फ़िलहाल इसने गलती करी है जिसकी सज़ा इसको मिलेगी। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जो उसमें और भी ग्रुप मेंबर थे जिन्होंने धार्मिक पोस्ट किए थे या पताजनक पोस्ट किए थे, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई जारी रहेगी? जी हाँ, इसमें जैसा कि आपको जानकारी, इसमें हम लोग 2-3 गिरफ्तारियाँ पहले कर चुके हैं, आज इसको गिरफ्तार किए हैं। मेन टारगेट हमारा वो लोग हैं जिन्होंने जो धार्मिक चित्र अपलोड किए थे, जो आपत्तिजनक चित्र अपलोड किए थे, वो लोग हैं। उनको हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उनको भी हम सोशल मीडिया पर बढ़ रहे अपराध को मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा इसकी तरफ कार्यवाही की गई है। इसमें पुलिस द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर इसके प्रति छात्रों को जागरूक किया जाएगा। सोशल साइट्स के विषय में जानकारियां दी जाएंगी और छात्रों को ये बात समझाई जाएगी कि किस प्रकार से वो इन सोशल साइट्स का प्रयोग करें और किस लिए इन साइट्स को बनाया गया है और इन पर क्या प्रतिक्रियाएं देना और देखना नुकसान दे सकता है, क्योंकि साइबर के क्राइम के जरिए ही अमन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने मुरादाबाद रॉक्स के नाम से एक ग्रुप बनाया था, जिसके कारण महानगर में काफी अफरा तफरी की स्थिति तक पैदा हो गई थी। ये एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए अब हर जिले में साइबर सेल बन गया है। साइबर सेल अपना काम भी कर रहा है। आपके माध्यम से लोगों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो भी आप चीज़ें अपलोड करें, आप बहुत सोच विचार के, बहुत सोच समझ के करें। ऐसे लोगों को उसमें ऐड मत करें जो एंटी सोशल, अश्लील या ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो कि गैर कानूनी हो। तो उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। और जहाँ तक इसकी चुनौतियों का सवाल है, ये वास्तव में एक बड़ी चुनौती है जिस पर पुलिस बहुत गंभीर है और धीरे धीरे हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। इसी लिहाज से केस भी वर्कआउट हो। सर, स्कूल कॉलेज में तो सोशल मीडिया के लिए प्रोग्राम शुरू करना है। मुरादाबाद में हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। अगले हफ्ते से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हम लोग जा कर के जो बच्चे हैं उनको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ करें, क्या ना करें और क्या सावधानियाँ बरतनी है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए। एक अभियान चला करके लगभग 1 महीना मुरादाबाद में जितने स्कूल कॉलेज हैं, बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे ये कार्रवाई होती है। थाना गलशहीद क्षेत्र में एनजीओ के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आनंदपाल पुत्र शंकर सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट भैंसिया, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद आदि द्वारा थाना गलशहीद मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 114/15 धारा 420, 467, 468, 471 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम हरियाणा, पोस्ट कुंदरकी, तहसील बिलारी के द्वारा संजीव ग्राम उद्योग विकास संस्थान ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2017 गांधीनगर मुरादाबाद में एक ऑफिस खोला था, जिसके तहत सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर इन ट्रेडों के आधार पर अधिक से अधिक सेंटर खोलने के लिए पंजीकरण शुल्क 300 रुपये, परीक्षा शुल्क 50 रुपये, प्रशिक्षक शुल्क 2500 रुपये व मकान दुकान किराया 500 रुपये प्रत्येक प्रशिक्षु से प्राप्त किए गए, जिसके बदले में अभियुक्त द्वारा इन लोगों को 3000 रुपये तथा सिलाई मशीन व 7000 रुपये मासिक वेतन देने को कहा गया। अभियुक्त द्वारा 98 सेंटरों में
से प्रत्येक सेंटर से 9,000 रुपये लिए गए, जो कि कुल धनराशि 9,20,000 रुपये के फर्जी संस्था चलाकर फर्जी प्रमाण पत्र व फर्जी रसीद देकर धोखाधड़ी कर रुपये ठग लिए गए, जिसके संबंध में साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 8/7/2015 को अभियुक्त संजीव पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम हरियाणा पोस्ट कुंदरकी तहसील बिलारी, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में था, को रोडवेज बस स्टैंड के गेट नंबर 2 से गिरफ्तार किया गया, जिसे 14 दिन की रिमांड पर न्यायालय में भेजा जा रहा है। तो वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने बताया कि उसके साथ में आलोक कुमार गुप्ता निवासी दिल्ली, विपिन कुमार नया गांव पीएसी के सामने, कंचन त्यागी, काजल, किरण आदि भी उसके साथ में काम करते थे। ज्ञात रहे कि इससे पहले भी कुछ समय पहले बुद्धि विहार क्षेत्र में एक किसान विकास सेवा संस्थान के नाम से भी एनजीओ आया था, जो कि महानगर के लोगों से कई करोड़ रुपए ठग कर फरार हो गया, जिसके संदर्भ में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था और उसके संचालक उस्मान की गिरफ्तारी भी हुई थी। और मैंने कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है सर, जयपुर पट्टी जो नाबार्ड के साथ एसएचजी ग्रुप में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। उसमें क्या होगा? उसमें मैं कोऑर्डिनेटर ज्वाइन की थी, मैंने जब पीएससी कर रहा था उस समय में, तो मैंने संस्था में काम किया। फिर मैंने 2005 में ट्रेनिंग ली मेरठ में। फिर उसके बाद 2008 में मैंने अपनी संस्था बनाई। को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक फर्जी कंपनी बना के लोगों को नौकरी देने के नाम से उनसे लगभग 9 लाख रुपया वसूल किया है। उसमें 3 लोग ने लिखित FIR दी है। इसके खिलाफ FIR दर्ज करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताया कि हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुई है, हम उसकी भी जांच करेंगे कि जिसने इसको ये काम करने के लिए कहा था उस तक भी हम लोग पहुँचेंगे। फिलहाल इसने अपना जुल्म इकबाल किया है और इसको हम लोग 420 के केस में मुकदमा दर्ज करके जेल में। किस हिसाब से ठगी करते थे? क्या ये लोगों को से पैसा लेता था कि तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फॉर्म के नाम पे, नौकरी देने के नाम पे, प्रशिक्षण देने के नाम पे काफ़ी मोटा पैसा, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000, जिसने जैसा दे दिया। लगभग 9 लाख रुपया इसके पास अब तक आ चुके हैं। जब इसने जो ड्यू डेट था ज्वाइन कराने का, ज्वाइन नहीं कराया, तब लोगों ने शिकायत करनी शुरू करी। उन्हीं की शिकायत पर इसको गिरफ्तार किया गया। जब इससे पूछताछ हुई तो इसने पूरी बात बताई कि हमने इस तरह से एक कंपनी खोली थी और मेरे साथ भी ठगी हुई है, जैसा इसका कहना है। इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो वो सर कितने की ठगी हुई है? अभी तक इसके पास लगभग 9 लाख रुपए आ चुके हैं, जिसको मान रहा है कि हमने 9 लाख रुपया। थाना मैनाढेर क्षेत्र में लूट, हत्या और अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना मैनाढेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर डींगरपुर से कुंदरकी रोड पर खाली पड़ी जल निगम की बिल्डिंग से ग्राम डींगरपुर के बाहरी मकानों में शहरी के समय से पहले लूटपाट और डकैती की योजना बना रहे मोहम्मद उमर पुत्र ईदे निवासी ग्राम ढकिया जुम्मा थाना कुंदरकी, अजीम पुत्र अरशद निवासी गांव ढकिया जुम्मा थाना कुंदरकी, इसरार पुत्र अबरार निवासी शीलपुर थाना कुंदरकी और अनीस पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला लाइन पार मुस्तफ़ा नगर कुंदरकी थाना कुंदरकी को 4 तमंचे और 315 बोर के कारतूसों के साथ ही एक मोटरसाइकिल CBZ UP 20P 0972 सहित बरामद करके गिरफ्तार कर लिया और मौके से अभियुक्त इदरीस उर्फ सालारा भागने में कामयाब रहा। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किए गए, लेकिन पुलिस बल द्वारा उनको गिरफ्तार कर ही लिया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने यह भी बताया कि ये बरामदी तमंचे व कारतूस इन्हें नीटू चौधरी निवासी गांव ग्वारऊ थाना बिलारी ने उपलब्ध कराए थे। लगभग 2 महीने पहले नीटू के भाई श्याम सिंह की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में थाना मझोला जनपद मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 70/2015 धारा 302 कायम है। उस केस में नीटू चौधरी को शक था कि उसके भाई श्याम सिंह की हत्या में मनवीर सिंह निवासी चांदपुर गणेश थाना बिलारी का भी हाथ है, लेकिन मनवीर का नाम उस समय जानकारी में न होने के कारण लिखा नहीं जा सका। लेकिन नीटू चौधरी अपने भाई श्याम सिंह की हत्या का बदला मनवीर से लेना चाहता था। नीटू चौधरी ने अब से लगभग 15-20 दिन पहले
अभियुक्तों से संपर्क करके मनवीर की हत्या के बदले 1.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी। सौदे के अनुसार आधा पैसा मनवीर की हत्या करने से पहले और आधा पैसा हत्या के बाद देना तय हुआ था। हत्या करने के लिए तमंचे और कारतूस नीटू चौधरी द्वारा ही उपलब्ध कराए गए थे। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा ये थाना मैनाठेर में प्रभारी निरीक्षक मैनाठेर के नेतृत्व में पुलिस ने एक अत्यधिक साहसिक कार्य किया जिसमें 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी करी है। ये मुलजिम लूट करने के अभ्यस्त हैं और इन्होंने पिछले 2 दिनों में पेट्रोल पंप लूटने का प्रयास किया है और एक जो ये जो गांजा बेचते हैं इसको लूटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। और अभी इन्होंने इसके बाद में एक थाना कुंदरकी में कायम होता अपराध संख्या 70/2015 जिसमें जो मृतक था उसके भाई ने एक साथ के गांव के रहने वाले अपने रिश्तेदार के मर्डर के लिए एक इनको फिरौती दी थी और ये उस मर्डर की योजना बना रहे थे और हाईवे पर लूट करना चाहते थे। इसी दौरान सर्च के दौरान SHO मैनाठेर ने अपने नेतृत्व में इनकी गिरफ्तारी करी है। इनके पास से 4 तमंचा बरामद हुए हैं और ये 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। थाना मझोला क्षेत्र में मोबाइल की डिमांड पूरी न होने पर एक पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छोटी छोटी बातों पर परिवार में कितना बड़ा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला थाना मझोला क्षेत्र में गुरुवार को सामने आया, जहां पर पति से मोबाइल की मांग कर रही महिला का उसके पति से झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि महिला काफ़ी दिन से अपने पति से मोबाइल फ़ोन की मांग कर रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे किसी कारण से मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाया। सिर्फ इतनी सी बात पर महिला ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस संबंध में SP सिटी RS यादव ने बताया कि महिला किसी अन्य प्रदेश की थी, जिसका कुछ समय पहले ही थाना मझोला क्षेत्र के एक व्यक्ति से विवाह हुआ था। एक परिवार रहता था। सुबह उनको मोबाइल फ़ोन को लेकर के लड़ाई हुई पत्नी में। पत्नी मोबाइल फ़ोन मांग रही थी, पति ने नहीं दिया। इस बात पे दोनों में लड़ाई हो गई। फिर पत्नी ने दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा लिया और बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता लगा वो मर चुकी है। इसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। रहने वाली पश्चिम बंगाल की है। इसके परिजनों को सूचना दी गई है। इस बारे में हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो मोबाइल नया था या मतलब वही पुराना बात करने के लिए मांग रही थी? ये मोबाइल अपने पति से मांग रही थी, जिसको पति ने दिया नहीं। इसी बात पर लड़ाई हुई। थाना मुगलपुरा क्षेत्र में छत पर खेल रहा एक बच्चा अचानक खेलते खेलते नीचे गिर गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के हाथीवाला मंदिर के पास में नरेंद्र अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में आया हुआ था। इसी दौरान उसका बेटा सुमित खेलते खेलते बच्चों के साथ छत पर चला गया और अचानक ही छत से गिर गया। बच्चे के छत से गिरने पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजन बच्चे को लेकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर मानते हुए उपचार के लिए उसे भर्ती कर लिया। क्या नाम है मेरा? ये कौन है आपका? लड़का। कैसे क्या हुआ? छत पर से गिर गया। कैसे? खेल रहे थे। कहाँ पर? छत पे। हाँ, ससुराल में आए थे लाल बाग काली मंदिर। ठीक है। बच्चा जो छत पे खेल रहा था सब गिर गया। कब? 10:30 बजे करीब। 10 बजे में। यहाँ पे कौन रहा है? यहाँ पे हम ही आए थे। कोतवाली बिलारी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ NCR दर्ज की गई है। बिलारी नगर में बीती रात हाईवे किनारे तंबू बनाकर रह रहे झूला मजदूरों से अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर जमकर मारपीट की और करीब 1 घंटे तक लूटपाट की घटना को अंजाम देते रहे, जिससे मोहल्ले में जाग होने पर बदमाश हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बिलारी नगर में करीब 2 माह पहले एक नुमाइश का ठेकेदारों द्वारा आयोजन कराया गया था, जिसके लिए सहारनपुर से झूला मंगाया गया। झूला स्वामी खानपुत्र यामीन निवासी सहारनपुर ने बताया कि उन्हें 1,60,000 रुपये में तय करके कुंदर की निवासी मुजफ्फर व जान द्वारा यहां नुमाइश में बुलाया गया।
बताया कि नुमाइश में कार्य करने के बाद जब नुमाइश समाप्त होने लगी तब उन्होंने ठेकेदार मुजफ्फर से बकाया पैसे मांगे तो उसने नुकसान होने की बात कही और टाल दिया, जिससे खान और उसकी पत्नी शबनम, बच्चे व अन्य कर्मचारी पैसों के लिए वहीं तंबू लगाकर रहने लगे। बुधवार की रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके तंबू पर हमला बोल दिया और तमंचे के बल पर उनके साथ मारपीट की। तंबू के बाहर सो रहे नरेश पांडे निवासी बिहार तथा फूल सिंह निवासी बिजनौर काफी देर तक बदमाशों से भिड़े, लेकिन इस दौरान उनको बदमाशों द्वारा जमकर पीटा गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल खान की पत्नी शबनम ने बताया कि बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे लूटपाट की और गोली मारने की धमकी देते हुए अपने साथ ले जाने लगे। बताया कि अगर मोहल्ले के लोग नहीं जागे होते तो बदमाश उसे उठाकर ले गए होते। बताया कि बदमाश झूले के लोहे के सामान के साथ ही हजारों रुपए का माल भी लेकर फरार हो गए हैं। इसके अलावा उनके पास जो नकदी थी वो भी बदमाश लेकर चले गए। उधर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है। याद रहे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बिलारी थाने की पुलिस द्वारा सिर्फ एनसीआर ही दर्ज की गई है, जबकि लूट का मामला होने के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोतवाली बिलारी की पुलिस इस मामले को बिलारी में ही निपटाने का प्रयास कर रही हो। तो क्या हुआ है रात, क्या घटना हुई पूरी बात बताओ। मैं सोते हुए थे, अचानक आके मारने लगा है, कोई पता नहीं लग रहा है, बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश हो गए। कितने लोग थे मारने वाले? वो भी नहीं मैंने पता लगे। अच्छा, किस समय की बात है? रात 12 साढ़े 12 के टाइम है। अच्छा, कुछ लेके गए मारपीट के तुम्हारे से? मैं तो अभी ध्यान नहीं, अपना हो से पता नहीं है। किस काम से आए हुए हैं? झूला लेके आए थे हमें, तो मुजफ्फर बरेली क्या कुंदरकी से हमें लेके आए थे यहाँ से। अच्छा, वो क्या कह के लेके आए थे? वो लेके आए थे यहाँ पे मेला लगेगा, 1,55,000 में लेके आए थे हमें यहाँ। तो उन्होंने भी पैसे नहीं दिए हमारे। फिर बिल्कुल पैसे नहीं दिए? नहीं, 60 थोड़े दे दिए, थोड़े बाकी हैं उन पे 60,000 रुपये। तो हमारे पास पैसा नहीं था यहाँ से जाने के लिए, तो हमें यहाँ से 20 दिन हो गए ऐसे ही पड़े पड़े। तो थोड़ा सामान खोल लिया हमने, जाने वाले थे हम, कल गाड़ी भी आ गई थी हमारी। फिर पैसे नहीं थे, कुछ उधार ले रखा था हमने यहाँ से, करीबन 10,000 रुपये उधार ले रखे थे हमने। तो कुछ मुजफ्फर से पैसे मांगे थे तुमने? मांगे थे, कई बार मांगे। बोले मेरे पास कुछ पैसा नहीं है और मुझे यहाँ घाटा हो गया, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ यहाँ। फिर हमने कहा थोड़े बहुत तो दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम 27,000 तुम्हें दे देंगे। फिर 27,000 में बात हुई, इन्होंने 5,000 दिए और बाकी एक पैसा नहीं दिया। कहने लगे कि हमारे पे और कुछ पैसा नहीं है और तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम पैसे नहीं देते। धमकी दी? हाँ जी, हमारे पे स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है उनका हाथ का, उनके सेन हो गए, उनके भाई के जोन के। तो उनके 5 लोग आए थे हमें लेने के लिए वहाँ से, उन्होंने पैसे नहीं दिया। फिर हम पड़े रहे यहाँ से। कल हम जाते यहाँ से, गाड़ी भी आ गई थी, पैसे नहीं हुए हमारे पे। तो ये 3 लड़के हमारे यहाँ बाहर सो रहे थे, लेबर में काम करती है, यहाँ सो रहे थे 3। उधर मेरी दादी सो रही थी। पहले तो उन्हें मारा बंदूक से, यहाँ पे मारी उनके ऐसे पीछे से। उनका छोटा सा बक्सा था, उसमें पैसे थे, उनके कपड़े थे, वो लेके उठा गए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। अपना दल की एक बैठक लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 2017 के चुनाव पर चर्चा की गई। अपना दल की एक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी बूथों पर शीघ्र से शीघ्र पार्टी पदाधिकारी अपनी कमेटियों का गठन कर लें, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होता है। तथा उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पार्टी द्वारा समय समय पर जन समस्याएं आदि भी उठाई जा रही हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों की परेशानियों का हल निकाला जा सके। इस अवसर पर पार्टी से जुड़ने वाले नए सदस्यों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में चौधरी नरेंद्र पाल सिंह, लेखराज पाल, हाजी शरीफ खान, कफीर खान,
गजेंद्र चौधरी, नरेंद्र सिंह, योगेश कुमार तुरेहा, धर्मेंद्र सिंह, विजय कश्यप, अमित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय शर्मा तथा संचालन योगेश कुमार तुरेहा ने किया। आज साकिर रायनी को जिले का प्रभारी बनाया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल के निर्देशानुसार आज साकिर रायनी को हमने नई जिम्मेवारी दी है। हमारे साथी पुराने, उनसे आशा रखते हैं कि ये हमारे संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले चुनाव में तन मन धन से हमारा सहयोग करेंगे। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर के कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू महासंघ भारत के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मंडल आयुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महासंघ के रामपुर जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया था, जिससे नाराज होकर कैबिनेट मंत्री द्वारा एक षड्यंत्र के तहत उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। लोक सेवकों द्वारा जिले से उन्हें निकाला गया है। महासंघ ने मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए तथा रामपुर के जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता के निष्कासन पर रोक लगाई जाए। यदि 1 सप्ताह में उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो महासंघ व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार विराट, चौधरी योगेंद्र सिंह, रोहित गिल, जयप्रकाश, अरविंद चौधरी, चौधरी रविराज सिंह, पप्पू सिंह, अमित चौहान, संजय बेदी तथा राहुल गिल आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। क्या नाम बोलो? जी धर्मेंद्र विराट, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? आज हमने श्रीमान मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। पिछले वर्ष जो मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध रामपुर में आंदोलन चलाया गया था महासंघ के द्वारा, 27 दिन का अनशन हुआ था, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करके धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया गया था। 17 महिलाओं को जेल में डलवा दिया था मोहम्मद आजम खान ने धरना अनशन स्थल से ही उठवाकर। और हमारे जिलाध्यक्ष के विरुद्ध फर्जी मुकदमे कराए गए थे, इन पर गुंडा एक्ट लगा दी गई थी। साक्ष्य नहीं होते हुए भी और कोई भी संगीन अपराध में वांछित नहीं रहे, न इन पर मुकदमे दर्ज हैं, न किसी हत्या के, न लूट के, न रेप के, न चौथ वसूली के। उसके उपरांत भी जिलाधिकारी महोदय ने नगर विकास मंत्री के कहने पर इन्हें 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया। इसका हम विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। इसी संबंध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यदि 1 सप्ताह के अंदर जिला बदर की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है तो महासंघ व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन प्रदेश सरकार। कोर्ट रोड स्थित अल्फा कंप्यूटर्स पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ महापौर बीना अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। कोर्ट रोड स्थित बीएसए ऑफिस के सामने अल्फा कंप्यूटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ किया गया। इसका उद्घाटन महानगर की महापौर बीना अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मेयर बीना अग्रवाल के साथ विनोद अग्रवाल ने उद्घाटन के बाद केंद्र का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। सेंटर इंचार्ज तरुण गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि वे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस कल्याणकारी योजना का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को बेहतर सुविधाओं के साथ ही प्रशिक्षण देना उनका पहला कर्तव्य होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के लोगों की तरक्की के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके जरिए देश के लाखों बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं महापौर बीना अग्रवाल ने केंद्र के प्रभारी तरुण गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि तरुण गुप्ता को कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में व्यापक जानकारी है, जिसका लाभ यहां पर आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अवश्य मिलेगा। इस अवसर पर फैशन डिजाइनर आरती गुप्ता, मनोज माथुर, अशोक गुप्ता, नरेंद्र अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, रीता सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजय, ज्योति, मीनू, आजिम, लता आदि का विशेष योगदान रहा।
आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो माननीय श्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, उसका उद्घाटन हमारी माननीय श्रीमती बीना अग्रवाल जी के हाथों से किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत हम लोग हेल्थ केयर की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, जिसमें उनको मेडिकल की और नर्सिंग की काफ़ी नॉलेज मिलेगी और इससे अपना उनका भविष्य अच्छा होगा। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि मैम और विनोद भाई सब दोनों आप आए, हमें आशीर्वाद दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया और हमें बहुत खुशी है। इस जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा और क्या प्रतिक्रिया देगा? उद्देश्य यही है कि जो बच्चे पैसे मतलब जो कमी है, उनके पास पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो अपना पैरों पर खड़े हों, उनको मेडिकल की हम नॉलेज दें। उनके लिए कई रास्ते हैं। इस समय हेल्थ केयर में बहुत स्कोप है, मेट्रोज में बहुत स्कोप है, हर घर में बीमारी है, उसके लिए इस समय हेल्थ केयर का बहुत स्कोप है, जिससे कि इन बच्चों को आगे आने वाले समय में एक अच्छी नॉलेज मिलने के बाद एक जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को सीखने के बाद जॉब प्लेसमेंट भी हम लोग इनको कहेंगे। आज के प्रोग्राम पर जो सबका साथ सबका विकास, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नारा, उन्होंने कहा कि मैं भारत को विकासशील देशों की श्रृंखला में लाने में, यहाँ पर रोजगार का सृजन करना है। जब तक भारत का नौजवान बेरोजगार रहेगा, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। इस कड़ी में उन्होंने ये जो कार्यक्रम चलाया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उन्होंने बच्चों को, नौजवानों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम स्टार्ट कराया है। इसका जो है प्रत्येक स्टूडेंट को मुफ्त में रोजगार के लिए उनको शिक्षा का किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सिलाई की हो, कढ़ाई की हो, नर्सिंग की हो, कोई अगर मिस्त्री बनना चाहता है, टेलीविज़न का काम सीखना चाहता है और कोई भी काम कोई करना चाहता है, उसके लिए सरकार ने कि आप अपने पैरों पे स्वयं खड़े हो। ये जो आज की तारीख में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको दूर करने के लिए हर हद को काम मिले, इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम श्री तरुण गुप्ता जी ने यहाँ पर शुरू कराया है, उसके लिए निश्चित बधाई के पात्र हैं। और आगे ये बच्चों को रोजगार दें और जो बच्चे यहाँ से रोजगार सीख के जाएं, वो कहीं काम पे लगें। और बाराबंकी के थाना कोठी में पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला को जिंदा जलाए जाने के बाद आंगनबाड़ियों के साथ ही अन्य लोगों में खासा रोष व्याप्त है। इसको लेकर आंगनबाड़ियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो कि घर घर जाकर बच्चों व महिलाओं के लिए काम करती है तथा जिसे सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा भी प्राप्त है, जिसके साथ समाज के रक्षकों अर्थात पुलिस द्वारा दुष्कर्म का प्रयास, इसके बाद उसके पति को अवैध हिरासत में लेने तथा षड्यंत्र रचने के बाद पुलिस स्टेशन में ही जलाकर मार देने की घटना पर सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में रोष व्याप्त है। मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व अपने बयान में साफ तौर पर कहा गया था कि उसके साथ हुए अपराध में लिप्त पुलिस अधिकारियों के नाम उजागर करने की स्थिति में एसोसिएशन मांग करती है कि तत्काल ही दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जेल भेजा जाए तथा उस आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में अनीता शर्मा, सरोज सिंह, मंजू सक्सेना, मुनेश रानी, अलका, सुषमा, नीलम गुप्ता, विनीता देवी, प्रवेश, सुनीता एलूवालिया, शशिवाला आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मामला दरोगा और राय साहब यादव पर अखिलेश राय को गिरफ्तार करो। आंगनबाड़ी आज ये जो बाराबंकी में आंगनबाड़ी को पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर ही जलाकर मार दिया है, उसी के संबंध में आज हमारे ये प्रदर्शन है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो उन्हें
तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उसके परिवार वालों को नौकरी दी जाए और महिलाओं की पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ियों का जो वर्क है वो सब फील्ड नहीं है, इसलिए हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी बात के लिए आज हमारा ये प्रदर्शन है। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी शिरकत की। 27 जुलाई को लखनऊ में आयोजित होने वाले किसानों के विशाल धरने की मुरादाबाद में रणनीति बनाई गई, जिसके लिए मुरादाबाद के पंचायत भवन में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत किसानों के साथ मौजूद हुए तथा लखनऊ में धरने की रणनीति बनाई। आयोजित सम्मेलन में नरेश टिकैत ने सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसके कारण किसानों का आज दिल रो रहा है। किसानों के द्वारा भरोसे के साथ सबसे पहले प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी गई थी, लेकिन वो भी अपने वादे से मुकर गए। तो वहीं केंद्र में सत्ता लाने के लिए भाजपा को भी भरपूर सहयोग दिया था, लेकिन फिर भी आज तक किसी भी सरकार ने किसान का पैसा नहीं दिलाया और ना ही आज तक किसानों के लिए कोई भी नई रणनीति बनाई गई है, जिसके बाद किसानों में रोष है। किसानों का भरोसा अब सरकार से उठता जा रहा है, इसीलिए किसान अब अपना हक सरकार से स्वयं लेंगे। किसानों ने 27 जुलाई को लखनऊ के गन्ना विकास कार्यालय पर धरना देने की रणनीति बनाई और बकाया भुगतान की मांग की जाएगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, तो वहीं अमीन संघ द्वारा भी लेखपालों को समर्थन देने की घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले चल रहे धरने में दिन पे दिन अन्य संगठन भी धरने में अपना पूर्ण समर्थन देने को तैयार हैं, जिसके बाद अब अमीन संघ भी लेखपालों के साथ उतरने को तैयार हो चुका है। गुरुवार को आयोजित धरने में सभी लेखपाल एसडीएम सदर के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि सभी लेखपालों ने अभी तक एसडीएम सदर की सभी आदेशों का पालन किया था, जिसके चलते लेखपालों ने अपने सभी कार्यों को समय से पूरा भी किया, लेकिन फिर भी एसडीएम मुकेश चंद द्वारा लेखपालों से अभद्रता की गई, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेखपालों ने उप जिलाधिकारी के तबादले की मांग करते हुए कहा है कि अब लेखपाल एसडीएम के साथ कार्य करने को तैयार नहीं होंगे, इसीलिए जल्द ही एसडीएम के तबादला किया जाए। सर, आज तीसरा दिन है आपकी हड़ताल का, क्या रहा उसमें अभी तक क्या निर्णय निकले हैं? आज तीसरा दिन है और देख रहे हैं संख्या के साथ हम लोगों के हड़ताल जारी है। वार्ता के प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरा, हमारे साथ जो लेटर आया है अभी अमीन संघ का लेटर आ गया है, अमीन संघ हमारे साथ हड़ताल पर शामिल हो गया है। दूसरी बात, तहसील इकाई जो कलेक्ट्रेट संघ की है वो भी हड़ताल में हमारे साथ शामिल हो गई है। आज जिले की बैठक बुलाई है, जिले के समस्त तहसील अध्यक्ष तहसील मंत्री बुलाए हैं। उसकी बैठक के बाद अगली कल की रणनीति बनेगी कि कल से हम जिले में हड़ताल करते हैं। नवागत जिला विद्यालय निरीक्षक आईपीएस सोलंकी द्वारा अपना कार्यभार संभाल लिया गया है, तो वहीं उन्होंने जिले भर के समस्त अध्यापकों को सही तरीके से शिक्षण कार्य करने की सलाह भी दी है। जिले में खेलकूद प्रतियोगिताएं केवल कुछ ही कॉलेज तक सीमित न रहें, हर कॉलेज तक ये पहुँचें, इसीलिए मैंने जो खेल समिति के सदस्य हैं उनकी बैठक बुलाई और पीटीआई को बुलाया है, जो कि पीटीआई की मेन जिम्मेवारी होती है कि हर कॉलेज में एक गति प्रदान करें। जो भी वहाँ से प्रेस्क्राइब्ड हमारी एक्सरसाइज हैं या जो मूवमेंट्स हैं, जैसे बच्चे दायां मोड़ बायां मोड़ पीछे मोड़, बहुत सारी चीज़ें से अनभिज्ञ हैं और गेम्स में वो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए ये हर ब्लॉक में मैं 2-2 पीटीआई को एक प्रभारी बनाऊंगा। उनका ये दायित्व होगा कि वो अपने कॉलेज के साथ साथ जो उनके जो भी कंसर्न कॉलेज हैं वहाँ पर भी वो इन गतिविधियों को लागू करेंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि पूरे ज़िले में एक ये गतिविधि चले गेम्स की, जो कुछ कॉलेज तक ही सिमट के न रह जाए। सर, क्या खुश हैं कि साहब हमें भी कुछ काम करने को मिल रहा है, अच्छा है कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है।
इसलिए तो सब लोग खुश हैं। काम जो करने वाले होते हैं तो उन्हें तो खुशी होती है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक खंभे में करंट उतर आया, जिससे एक जानवर की तो मौत हो गई। इसके बावजूद कई नागरिक भी इस करंट की चपेट में आ गए। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उस वक्त क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई जब मंडी समिति में लगे लोहे के खंभों पर करंट उतर आया। मैदान में चल रही घोड़ी को भी बुरी तरह से करंट लग गया, जिसके बाद तड़प तड़प कर घोड़ी की मौत हो गई। करंट से जानवर की मौत होने की खबर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बिजली विभाग के विरोध में नारेबाजी करने लगे। तो वहीं आसपास खेल रहे युवाओं और गुजरने वाले राहगीरों ने भी बताया कि खंभे पर करंट उतर आया, जिसकी सूचना बिजली विभाग को भी दी गई थी, लेकिन फिर भी शट डाउन नहीं लिया गया। शट डाउन न होने पर करंट खंभे में से पानी में उतर आया, जिसके बाद मैदान में चल रही घोड़ी की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी विभाग अपनी लापरवाही को दोहराने से बाज नहीं आता। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जानवर के स्वामी को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। क्या हुआ? घोड़ी करंट से खत्म हो गई है। घोड़ी जो चुग रही थी, चुगते चुगते उस वक्त करंट आया, घोड़ी को खींच लिया तुरंत। मैं बॉल उठाने आया, बॉल का करंट लग गया। ये मेरा हाथ कट रहा है, इसमें भी लगा था। जब मैंने घोड़ी बाहर से खींची तो उसमें तो पानी में से। तुम्हारा शिवम? क्या? मैं भी घोड़ी पालता हूँ, मेरे पास भी घोड़ी है। लेकिन जब मैं अंदर बहने में घुसा, जब मैंने उसका पैर पकड़ा बाहर को, तो उसमें ये चोट वगैरह लग रही है मेरे हाथ में। मैं चप्पल पहना हुआ था, जब इसी इसमें करंट में लगा, मेरे इसमें काफ़ी तेज़ी से लगा। किस चीज़ से करंट लगा है? मतलब खंबे से। इसमें पूरे पानी में करंट आ रहा है, पूरे पानी में करंट आ रहा है। और उधर पल्ली साइड में 2 गाय भी चिपकी पड़ी थी। घोड़ी करंट से खींच ली बिल्कुल। अरे हाँ, मंडी के हर खंबे में करंट है। मंडी के बिल्कुल हर खंबे पे करंट है, मंडी के हर खंबे में करंट है भैया। अच्छा, अभी इस जानवर की जो मौत हुई है, ये कैसे हुई थी? ये करंट से ही हुई है, यहाँ पे चुगरी थी। हाँ। और घोड़ी थी, घोड़ी यहाँ तड़प रही थी। हमने घोड़ी को बचाने का प्रयास करा और एकदम मेरा पैर फिसल गया। मैं अपनी जान बचाना भारी पड़ गई और 4-5 लोग और भी थे, उनको भी करंट लग गया। लेकिन सर इस वजह से शिकायत की यहाँ के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं या सर हमारी कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। फोन कर रहे हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। और मतलब हम लोगों के लिए हम इंसाफ चाहिए। और ये बेचारे गरीब आदमी हैं, घोड़ी पाल कर अपना मतलब गुजारा करते हैं। हम तो ये चाहते हैं बस हम दफ्तर में जाके कोई शिकायत अपनी पार्टी की तरफ से बस हमारे इनके लिए इंसाफ मिल जाए। दफ्तर में जाके कोई शिकायत कराई? दफ्तर में जाके वहाँ पर पागबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। पागबड़ा के श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही भागवत कथा में तीसरे दिन बाल व्यास कपिल देव जी महाराज ने बताया कि मनुष्य को सांसारिक सुखों के मोह से मुक्त हो जाना चाहिए। पूरा जीवन मनुष्य सिर्फ धनोपार्जन करने में लगा रहता है और ईश्वर की उपासना को त्याग देता है। कपिल देव महाराज जी ने कहा कि भक्तों को एक समय बाद जीवन मरण के भय से मुक्त होकर अपना ध्यान केवल प्रभु की आराधना करने में लगाना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार से व्यास जी के पुत्र प्रभु की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें सांसारिक मोह माया का ज्ञान ही नहीं था, उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में लगा दिया था। इस कलयुग में आज मनुष्य सांसारिक सुखों की खोज में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए और जो पाप हुए हैं उनकी समाप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इस अवसर पर मेयर बीना अग्रवाल पूरे परिवार के साथ मौजूद रहीं। कथा में महेश अग्रवाल, राजेश सिंह, विनोद अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अंत में महाराज जी ने भक्तों का भी गायन किया। अरे पुत्र रुको, सुनो, ठहरो। लेकिन सुखदेव जी महाराज भी चरणों
लेकिन जैसे उन अफसरों ने व्यास जी को आते हुए देखा, तुरंत सरोवर से निकल कर के आए और वस्त्र धारण कर लिए। और व्यास जी ने जो ही देखा तो व्यास जी ने कहा, हे अप्सराओं, अरे आपने मेरे युवा पुत्र सुखदेव को देख करके तो लज्जा नहीं की, लेकिन उस बंधु को देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिए। कारण तो अप्सराएं कहने लगी, महाराज आपको तो संसार का ज्ञान है, स्त्री पुरुष का अनुभव है, लेकिन आपका पुत्र तो सांसारिक मोह मायाओं से परे है। अब जैसे उनके बारे में सुना, व्यास महाराज के नेत्रों से अश्रु निकल आए। अरे मेरा पुत्र जन्म से इतना वैरागी, उसे अभी तक यही नहीं मालूम कि स्त्री पुरुष क्या होते हैं। अरे ऐसा पुत्र मेरा हुआ है, मैं तो धन्य हो गया। जल्दी व्यास महाराज दूर दूर तक देखकर आए, नहीं मिले, वापस आकर के बैठ गए अपनी गुफा में उदास मन। अब उदास मन बैठे थे, नारद जी आए, पूछा, व्यास जी क्या बात है, बड़े उदास दिनवाई पड़ रहे हो। संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। अब जैसे सुना नारद जी ने कहा, अरे प्रभु, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अरे मन को शांत करिए, आइए और अपने दो शिष्यों को वन में भेजो, और जो कि वन में जाकर के भगवान गोविंद के श्याम सुंदर। प्रधानमंत्री की नया वर्ष नई पहल योजना के तहत भारत पेट्रोलियम की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत अब एक नई योजना आई है जिसका नाम है नया वर्ष नई पहल। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ेगा उसको गरीबों में बांटने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर भारत पेट्रोलियम द्वारा दिल्ली रोड के लाकड़ी फाजलपुर पर एक कैंप लगाया गया, जिसमें सभी लोगों को इस विषय में जानकारी देते हुए कहा गया कि यदि आप अपनी सब्सिडी को छोड़ देते हैं तो वो किसी गरीब की रसोई के काम में आ सकती है। इस पर बहुत से लोगों ने वहां पहुंचकर जानकारी हासिल की और सब्सिडी छोड़ने का भी कुछ लोगों ने फैसला किया है। बहरहाल लोगों ने सब्सिडी तो छोड़नी शुरू कर दी है, लेकिन इसका लाभ गरीबों को कब मिलेगा, इस बात पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। किस चीज़ का ये कैंप चल रहा है? ये कैंप चल रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा पहल DVTL के लिए। जो आदमी सक्षम है वो अपने भारत गैस का कनेक्शन जहाँ भी किसी के पास बालाजी या भारत का या इंडियन का, उसके पास जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। फार्म नंबर 5 भरा जाता है, जो अपनी एक ID, आधार हो, पहचान पत्र हो या कोई पैन कार्ड हो, अपनी ID के साथ फार्म नंबर 5 भरने के साथ ही उसको सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, जिससे कि देश के हित का योगदान हो। इसी के लिए हम पहल करने के लिए हमने यहाँ पर गांगन पे भारत पेट्रोलियम के यहाँ पर कैंप लगाया है, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो और वो अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।